तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं पढ़ाऊंगा बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को पढ़ा दूं उसके आगे अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? तो देखो, एक बात समझना, बाइंडिंग एनर्जी को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में BE, बाइंडिंग एनर्जी। अब क्या है बाइंडिंग एनर्जी? इसको समझने के लिए एक टर्म आता है और वो है मास डिफेक्ट। तो अगर मास डिफेक्ट समझ लिया तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ जाएगी। तो क्या है मास डिफेक्ट? इस बात को समझना। मास डिफेक्ट दैट अमाउंट ऑफ मास है जो कि जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है तो अगर सेपरेटली उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मीन्स जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कॉमन नेम दिया गया है। जब वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो जितने भी उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सारे न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड कर लो सेपरेटली, तो वो मास कुछ आएगा। फिर जब न्यूक्लियस बन जाता है तो जो न्यूक्लियस का मास आता है वो इंडिविजुअली जो कैलकुलेट किया गया सारे न्यूक्लियॉन्स का मास उससे थोड़ा सा कम आता है। एंड दिस डिफरेंस ऑफ मास, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का सारा मास और न्यूक्लियस का जो मास है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स measured separately and mass of nucleus. ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का मास है और जो न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें अंतर होता है। मीन्स जैसे मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे मान लो 2He4 है। ठीक, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक, मान लो मास of all nucleons, mass of all nucleons is equals to, this is 2 proton plus 2 neutron, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास तो 2 है तो डबल, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास 2 है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वो गिवन होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा 2p प्लस 2n का जो मास है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का मास कम होता है न्यूक्लियॉन्स के मास से। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक कॉमन नेम दिया गया है, जो जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनका कॉमन नेम न्यूक्लियॉन्स है। तो न्यूक्लियॉन जब मैं बोलूँगा तो मैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से किसी को भी बोल सकता हूँ, वो कॉमन नेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साफ सी बात है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होगा अगर सेपरेटली देखा जाए वो हमेशा ज़्यादा होगा न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है।
तो ये जो अंतर होता है कि जब न्यूक्लियस बन जाता है तो जो डिफरेंस आता है, जो मास कम हो जाता है, मैं और एग्जाम्पल से बोलूं कि मान लो ये है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है, मान लो 3, टोटल मान लेते हैं, टोटल ही निकाल ले रहा हूं, मान लो कुछ भी 3.00024 AMU, ठीक है, ये तो ये हो सकता है, ये दोनों को मिला के, ठीक। और मान लो ये इससे हमेशा कम होगा, मान लो 3.0014 AMU, तो ये कुछ ऐसा, तो बात समझ में आई। ये हमेशा जो टोटल मास सारे न्यूक्लियॉन्स का होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 3.00, थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच करने की कोशिश की है कि जैसा प्रैक्टिकली मास दिया जाता है तो वो AMU में दिया जाता है, तो 3.0024 AMU, 3.0014, वो कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका मास हमेशा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जो मास डिफरेंस आया है, तो दिस इज द मास डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो इसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। और ये जो मास खत्म हुआ है, इस मास के ही करस्पॉन्डिंग वहाँ पे एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो हम कहेंगे दिस बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा M, ऐसे लिख लो, मास डिफेक्ट। अब कितना मास कम हुआ है, तो वो मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करो तो जूल में उतनी एनर्जी आएगी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, ये मैंने लगाई है डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू c² वाली इक्वेशन, इससे ये आया है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो तुम कहोगे कि जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका सेपरेटली जो मास होता है दैट इज ऑलवेज मोर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस व्हेन द न्यूक्लियस हैज फॉर्म्ड। और जो मास डिफेक्ट आता है, जो मास का डिफरेंस है, उस मास के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन डेल्टा M इंटू c², ठीक है। तो जूल में यहाँ पे इफ mass is in kg, then एनर्जी किस में आएगी, एनर्जी इज इन जूल, ठीक है। तो यहाँ कोई सिंपल कुछ है नहीं, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली मास जो है वो AMU में दिया जाता है, तो मैं वो कन्वर्जन वाला तरीका तुम लोगों को सिखा देता हूँ, उस पर आते हैं। और मास डिफेक्ट सीखने के बाद थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी तो देखो, इफ मास इज इन AMU, तो देखो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू c², लगाना तो यही होगा, ठीक। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो डेल्टा E, तो एक काम समझते हैं कि 1 AMU मास ले लिया, ठीक है, तो कितनी एनर्जी आएगी, तो डेल्टा E इक्वल टू 1। अब 1 AMU याद कर लो, एक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एक AMU इतने मास के बराबर होता है। तो दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ जूल में आ गया। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो ये तो जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻16, एक जूल की जगह दिस इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.67 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू, देखो जरा 16 27 कितना हुआ, माइनस का 11 और ऊपर ले लो, तो माइनस का 11 और माइनस का 19,
तो ऊपर जाके प्लस का 19 ऐसे कर लो, 19 और 16 35 हो गया, 35 में से 27 गया तो 10⁻⁻, प्लस में, ठीक है, 27 8 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एक MeV होता है, दिस इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कर लेते हैं, दिस इज 1.6, MeV में लिखना है 9 1.6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को MeV लिख लेते हैं। तो दिस इज 9 31.5 MeV। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखोगे, ये रिलेशन ये कहता है कि अगर एक AMU मास डिसअपियर हुआ है तो वहाँ पे 931.5 MeV में इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो आज तक हमने जो पढ़ा था कि एनर्जी कंजर्व होती है, तो एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं होती है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे एनर्जी प्लस मास कंजर्व होता है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक। तो यहाँ पे इतना मास खत्म करके इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो मास और एनर्जी दोनों मिला के बैलेंस है। मैकेनिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं उसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा है, ठीक है, कि सेपरेटली एनर्जी कंजर्व, लेकिन एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, उससे मास बन सकता है, या मास को ख़त्म किया जा सकता है, उससे एनर्जी बन सकती है। ये बनी एक AMU की जगह मैं 50 AMU अगर मास ले लूँ, इफ़ मान लो डेल्टा M इज इक्वल्स टू 10 AMU हो, तो एनर्जी कितनी आएगी? तो वहाँ पे एनर्जी जो क्रिएट होगी वो होगी 10 टाइम ऑफ 931.5 MeV। तो सीधी सी बात है कि अगर तुमको मास AMU में दे दिया जाए तो तुम सीधे उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करो, और 931.5 तो कुछ नहीं करना, सीधे जितना AMU दिया जाए वो लिख दो, 931.5 से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी मिलेगी MeV में। तो 98% क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी की जनरली जो यूनिट दिखाई गई वो MeV दिखाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है लेकिन जनरली MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। तो ज़्यादातर जब इसी फॉर्म में आंसर, तो हम क्यों जूल में कन्वर्ट करें, क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें, तो हम ये रिलेशन ना याद कर लें। तो हमने याद कर लिया कि भाई साहब कि एक AMU 931.5 MeV के बराबर, तो वही 2 MU होगा तो 2 टाइम होगा 10 AMU। जितना AMU उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करके हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। तो एक ही रिलेशन मिला। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी की ही बात कर लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मान लो टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू 931.5 MeV इफ जनरली डेल्टा M इन AMU। डायरेक्ट रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 931.5 रखने से हमको क्या मिलेगा, हमको वहाँ पे मिलेगा सीधा MeV में आंसर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन हमको समझ में आ गई। वो डेफिनेशन क्या है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो इंडिविजुअल न्यूक्लियस का मास जो था पहले ज़्यादा था, न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम हो जाता है। तो जितना मास कम होता है दैट मास गिव्स सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। दूसरी डेफिनेशन है इसकी सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? तो वो सेकेंड डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लियस बन गया, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो किसी एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी जो क्रिएट हुई है उस एनर्जी ने उन्हें बांध रखा है। वो जो एनर्जी वो आलतू फालतू एनर्जी नहीं है, वो कहीं चली नहीं गई, वो वहीं है। वो एनर्जी जो है वो उस एनर्जी ने पूरे न्यूक्लियस को बांध रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस बंधा हुआ है। अब जो न्यूक्लियस बंधा हुआ है तो उस न्यूक्लियस में से अगर एक न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन
या प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन को अगर तुमको अलग करना है तो जितना द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ऐसे लिखो वर्क डन, ऐसे लिख लो amount of work done required to take a nucleon up to infinite distance from न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाने के लिए इतना वर्क डन करना होगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड की जगह अब आया थर्ड डेफिनीशन। तीसरी डेफिनीशन क्या है? तीसरी डेफिनीशन ये है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, ऐसे भी बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, बोल सकते। तो 3 डेफिनेशन हो गई, एक लिखी नहीं थी वो बोली थी, और वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या डेल्टा एम इंटू 931.5 करके बोल दिया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है याद करना, देख लो। अब मास डिफेक्ट को का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कई बार ड्राइव करने को आता है, बोर्ड में आता है, बट कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा वैसे ही लिखा हुआ आता है। तो मुझको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही तुमको लिखना आना चाहिए। तो एक्सप्रेशन फॉर द मास डिफेक्ट, एक्सप्रेशन फॉर द मास डिफेक्ट, तो देखो एक्सप्रेशन फॉर द मास डिफेक्ट, देखो क्या, मान लो अपने पास कोई एक एटम है ZXA, ठीक, ZXA है। तो मैं कुछ डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे डिफाइन करूंगा M फिर से देखो मास डिफेक्ट क्या बोला था। मास डिफेक्ट बोला था कि कोई भी एटम है उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उन न्यूक्लियॉन्स का सेपरेटली मास और न्यूक्लियस का मास। तो मैं न्यूक्लियॉन्स का मास डिफाइन करूंगा और न्यूक्लियस का मास डिफाइन करूंगा, एटम का मास डिफाइन करूंगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लो। इसको इधर लिखते हैं भाई, ZXA, इसमें Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड Z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब जानते हैं। अब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ M P, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। 4 चीज़ें डिफाइन की।
ZXA मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास बोल सकते हैं, 1H1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतने डिफाइन किए। फिर से देख लो, Mp मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mn न्यूक्लियस का मास, कैपिटल N लिखा है, ZXA मास ऑफ एटम, 1H1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी है, इसी फॉर्म में तुमको लिखना है। तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा M इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही तो है डेल्टा M। तो देखो डेल्टा M मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, तो कितने न्यूक्लियॉन, Z, भाई Z प्रोटॉन है तो सारे प्रोटॉन का मास ये हो गया, प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हैं तो सारे न्यूट्रॉन का मास ये हो गया, उसमें से कम किया Mn। एक तो इक्वेशन, ये कई बार ये सीधी इक्वेशन लिखी हुई होती है और ये पहचाननी होती है। ठीक है, इसे लिखने में किसी को कोई समस्या तो नहीं। अब थोड़ा मॉडिफाई करेंगे दूसरी इक्वेशन तक, वो भी टर्मिनोलॉजी है, कोई भी कर सकता है, एक बार सीख लो। तरीका ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही करना है, वैसे ही सीखना है। ठीक, तो करते हैं, देखते हैं। तो देखो क्या किया कि डेल्टा M इज इक्वल्स टू, डेल्टा M इज इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ अप्रोच करते हैं, सीखना कैसे लिखेंगे। मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ले जाना चाह रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन किसके टर्म्स में, ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के टर्म्स में। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन का मास इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा और मैं फाइनल इक्वेशन लिखूँगा एटम के मास के टर्म्स में। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में ही चले। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं आएगा तो एटम का मास कहाँ से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास देखो क्या कर रहे हैं, ZMp प्लस A माइनस Z Mn माइनस Mn प्लस ZMe माइनस ZMe। ठीक है, प्लस ZMe, इलेक्ट्रॉन, Z इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Z इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, Z इलेक्ट्रॉन घटा दिए। ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से कि अगर देखा जाए तो अगर न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दिया जाए सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या बन जाएगा, तो वहाँ पे बन जाएगा एटम का मास। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इनको उधर लिख लेता हूँ साथ में। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Z, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ लिख लेता हूँ, Mp प्लस Me प्लस A माइनस Z Mn और माइनस कॉमन Mn प्लस ZMe। देखो न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास साथ लिखने का लॉजिक है, इससे मेरा एटम का मास बन गया। और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम का मास होता है, तो ये लिखा जाएगा Z1H1, ऐसे लिखते हैं, Z1H1 करके मत लिखो, ZM1H1, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, Z तो है ही, प्लस A माइनस Z मास ऑफ दिस, एंड ये मिलके बन गया मास ऑफ ZXA, एटम का मास। तो ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। कभी कभी ये इक्वेशन लिखी हुई होती है मास डिफेक्ट की, तो ये स्टैंडर्ड है कि भाई एटम का मास होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम का मास होना चाहिए, ऐसे करके लिखना आना चाहिए। तो एक्सप्रेशन फॉर द मास डिफेक्ट में इतना है, इसको देख लेना, एक बार सीख लेना कि कैसे कैसे क्या लिखा है, सब कुछ बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इतना काम किया जा सकता है, कर सकते हैं। और यहीं पे अगर कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन लिखी हुई आती है तो कह देना कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इंटू 931.5 MeV में आती है, तो सिंपल पूरी इक्वेशन में
तो मैं तो नहीं लिखूँगा दोबारा से इसी चीज़ को, इसी के साथ साथ 931.5 लिख देते हैं। अगर ये AMU में होता है तो MEV में एनर्जी वहाँ पे मिल जाती, तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931.5 MEV में एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम किया जा सकता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये हुआ मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। अब है इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ देखने से पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें वो मैं बताना चाहता हूँ और तुम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ मासेस लिखना चाहता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 AMU। इस मास की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि तुमको उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है AMU में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखो जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि सेपरेटली जो न्यूक्लियस होते हैं उनका मास होता है ज़्यादा, लेकिन जब न्यूक्लियस बन जाता है तो मास हो जाता है थोड़ा सा कम। तो ये बोला कि जैसे कह रहा है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी 7n14, ऑब्टेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7n14, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और इन्होंने दे दिया मास ऑफ 7n14, दिस इज इक्वल्स टू 14 ठीक है 14.00307 EU। भाई AMU को ना कभी कभी EU करके भी लिखेंगे, तो तुम लोगों को मैं AMU लिख दे रहा हूँ और इसीलिए मैंने U भी लिख दिया। कभी कभी वहाँ पे शॉर्ट में U लिखते हैं। ठीक, तो क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो अब सुनो क्या है कहानी। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको आती है कैलकुलेशन। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें तो मास डिफेक्ट ही निकालना है, और मैंने तुमको बोला AMU में मास दिया जाए, तो इसीलिए मैंने मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो स्टैंडर्ड है, ये इतने ही रहेंगे कि 1.00727 AMU, 1.00866 AMU। ठीक, तो मास डिफेक्ट निकाले भाई। 7n14 है, कितने प्रोटॉन? 7, तो 7 इंटू, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो चलो पहला क्वेश्चन है तो लिख देते हैं, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स और माइनस, ये तो एक हो गया, उसमें से क्या कम होगा? माइनस, वहाँ माइनस है, जगह उधर नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो देखो टोटल टाइम कितना आ रहा है भाई। मास ऑफ ऑल प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन? 7, एक प्रोटॉन का मास कितना? तो 7 इंटू 1.00727 प्लस कितने न्यूट्रॉन? भाई 14 है टोटल, 7 कम होगा, 7 ही तो बचे। 7 इंटू 1.00866, ठीक है, और माइनस करो उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस, वो है 14.00307। ठीक है, ये आया। तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? चलो इसमें तो पूरा ही कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें पूरा लिखूँगा। 7 गुणा 7 49, 9 18, 1 50, 5 हो गया 0.7 और प्लस यहाँ भी करूँ 2 -14.00307। ठीक है, तो ये कितना हो गया
अब इनको जोड़ो, मतलब है कुछ नहीं, है टाइम पास करते रहना इसमें। तो समझदारी से कैलकुलेशन करनी है। मैं अगर गड़बड़ कर भी दूंगा तो तुमको तो करनी नहीं, क्योंकि तुमको भाई वहाँ पे जाके पेपर अटेम्प्ट करना है। तो 9 और 2 11, 1 8 4 12 और 1 13 और 13 का 3 और 6 और 5 11 और 14 पॉइंट 14.11131 और माइनस 14.00307। तो वही माइनस कर लो, ठीक है, यहाँ लिख दूँ कि 14.1131 और 14.00307, ये ना। तो देखो 11 में से 7 या 4, ये 2, सही है ना। यहाँ से 11 में से 3 गया 8, ठीक है, यहाँ तो 0, यहाँ 1, ये आया लगभग 10.824, ये डेल्टा एम आया। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? बाइंडिंग एनर्जी आएगी 0.10824 इंटू 931.5। अब तुम ये मत कहना कि सर ये वाली मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये वाली मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन को देख के करना, थोड़ा थोड़ा, पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में अंतर देखते हुए पता करेंगे, और बाकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन अपने तरीके और सीख लो। मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके आते हैं आजकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वाला अपना तरीका है। एक क्वेश्चन मैंने ये तुम्हें कराया तो सिंपल, भाई मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर कोने में लिख दे रहा हूँ कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, देखते रहोगे तो थोड़ा याद रहेगा कि 1.00727 mu में ही है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00866, ठीक है, mu में है, देख रहे हैं, देखते रहोगे तो याद रहेगा, ठीक है। इतना काम किया जा सकता है। अब ये सब कहानी होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बाइंडिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो ज़रा थोड़ी सी और बात समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ से समझती है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में क्या है, देखो इधर देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। भाई ए क्या है, मास नंबर, तो न्यूक्लियन बोलते हैं, और इधर है ए मास नंबर, दिस इज मास नंबर, ठीक है। ये MeV में है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे 1H1, कुछ 1H2, ठीक है। यहाँ पे Fe56, यहाँ पे I127 और यहाँ पे यूरेनियम 238, कुछ वहाँ पे मार्क कर दिए, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हर एक न्यूक्लियस चाहता है स्टेबिलिटी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पूरी कैलकुलेट नहीं करते। अक्सर जो लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियस की पता है, और उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्या समझना। देखो ये जो है Fe56 की, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज 8.8 MeV तो है ही, और यूरेनियम 238 इसकी है 7.6 MeV, ठीक। तो जनरली 8.5 से जिसकी ज़्यादा है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
फॉर द स्टेबिलिटी कुछ काम की बातें जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। पहली बात, लाइटर न्यूक्लियाई हैव लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है लाइटर न्यूक्लियाई की। ठीक है, इस ग्राफ को प्लॉट करने से कुछ जानकारी मिली तो वो पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं। हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम 238 हैव लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू 7.6 MeV। तो 8.5 से तो कम है भाई, 8.5 अच्छी मानी जाती है। तीसरी बात, Fe56 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू 8.8 MeV। दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो अब बात समझने की ये है कि दैट दोज वो एलिमेंट जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 पर न्यूक्लियन की बात चल रही है, दोज एलिमेंट्स which have binding energy per nucleon more than 8.5 MeV, they are stable। वो स्टेबल होते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो वो सेफ हैं, सेफ जोन में हैं जिनकी 8.5 से ज़्यादा है। ठीक है, 8.5 के आसपास है, लेकिन जिनकी 8.5 से कम है उनके साथ आती है दिक्कत। और दिक्कत आती तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। और देखो, तो मैं कहूँगा दोज एलिमेंट विच हैव द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर देन 8.5 दे आर स्टेबल एंड दे लाइज। ये सब एनालिसिस किया गया तो पाया, तो वो कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, दे लाइज बिटवीन द मास नंबर रेंज 30 से लेके 170। कुछ किताबों में 30 से लेके 120 होता है, लेकिन 30 से 170 तुम याद रखो, 30 से लेके 170 वाले मोस्ट स्टेबल पाए जाते हैं। उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 से ज़्यादा है, सफिशियंट है, वो स्टेबल है, उनके साथ कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन समस्या वाली बात तो है लाइटर न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो उनके साथ समस्या क्या है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उनके साथ समस्या क्या है, तो वो यहाँ लिखी जाए समस्या, प्रॉब्लम विद लाइटर न्यूक्लियाई। उनके साथ कैसा, उनके साथ ये है कि उनको अपना मास नंबर बढ़ाना है। ठीक है, जैसे ये 1H1 है, 1H2 है, 2He4 है, 3Li7 है। ठीक है, तो ये हो गए, तो इनको मास नंबर बढ़ा के 30 से 170 वाली रेंज में पहुंचना है। तो ये फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू इंक्रीज देयर mass number to get into the stable range। स्टेबल रेंज में जाने के लिए तो भाई कम है, तो धीरे धीरे जुड़ जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा, तो 30 के आसपास पहुंच जाएगा, 30 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो अच्छी वाली रेंज में पहुंच जाएंगे। तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू इंक्रीज देयर मास नंबर टू गेट इनटू द स्टेबल रेंज एंड their
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। अगर वो फ्यूज होते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है और इससे उनको फायदा होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक। दूसरी समस्या किसके साथ? दूसरी समस्या है जो हैवी न्यूक्लियस हैं, भाई उनकी भी तो कम है, उन्हें भी तो समस्या है, उसका भी तो कोई समाधान होगा। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान यहाँ लिखा जाएगा, हाँ यहाँ। ठीक है। तो प्रॉब्लम विद हैवी न्यूक्लियस, प्रॉब्लम विद हैवी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, दे ब्रेक्स by emitting some particles like alpha, beta, gamma and decreases their mass number and wants to get into stable range। स्टेबल रेंज कौन सी? वही 30 से 170 वाली। और वो स्टेबल रेंज में आते हैं तो हेंस देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो भाई स्टेबल रेंज में आने का फ़ायदा तो यही है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी और वो बढ़नी चाहिए, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ से मिलता है कि भाई जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं दे वॉन्ट्स दे ट्राई टू गेट रिमूव सम अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड दे वॉन्ट्स टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वो काम की चीज़ तो भाई दे वॉन्ट्स टू गेट इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब उनकी बढ़ती है तब वो स्टेबल होने लगते हैं। तो जब तक वो स्टेबल रेंज में पहुंच नहीं जाते वो 30 से 170 वाली, तब तक वो ऐसा करते रहते हैं, वो अल्फा बीटा गामा। अब ये एक बड़ी प्रोसेस हो गई, तो हम अल्फा बीटा गामा डिके वाली प्रोसेस को इसके आगे देखेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित और चीज़ें वो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये समझ में आया कि जो लाइटर न्यूक्लियर है वो फ्यूज़ होंगे, और इसको लिख लेना, ये जो टूटना होता है ना, टूटने वाली प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ लिख देना दिस प्रोसेस। जब कोई हैवी न्यूक्लियर टूटता है लाइटर न्यूक्लियर में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये वाला दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो जुड़ते हैं वो फ्यूजन है, जो टूटते हैं वो फ्यूजन है। ठीक है। तो लेकिन दोनों प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। ठीक है। तो वो बढ़ाना ही तो मेन, हमें वो मेरा मेन पॉइंट है, वो स्टेबिलिटी में लाना है, स्टेबिलिटी वाली रेंज में लाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है। वो बढ़ेगी और दो तरीके की प्रोसेस बढ़ेगी और वो स्टेबल रेंज में आएंगे, 30 से लेके 170 वाली रेंज में जाएंगे। अब बात आती है और थोड़ी सी, देखो कुछ और भी क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पे तुमसे पूछे जा सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, देखो जैसे मान लो A + B = C + D + Q। ये कोई रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही, A और B पार्टिसिपेट कर रहे हैं, C और D बन रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही। ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस में तुमसे ये बोला जाता है कि एनर्जी रिलीज्ड बताओ, एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड मैं कहता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है।
मैं इधर लिखूँगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसकी लिखूँ, सही से टेबल बना देता हूँ भाई, ए बी सी डी। ठीक, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इसकी मान लो है B1, इसकी है B2, इसकी है B3, इसकी B4। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए की B1, नंबर ऑफ भाई न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी तो अलग अलग हो सकते हैं, वो तो क्या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो आगे चल के तुमको पता ही चल जाए। मान लो इसमें है X1, इसमें X2, इसमें X3 और इसमें X4। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो भाई एनर्जी रिलीज्ड ऑलवेज इक्वल्स टू C और D की हमेशा ज़्यादा होगी। भाई यहाँ होगा मास ज़्यादा, वो मास हमेशा जो रिएक्टेंट का मास होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इनके न्यूक्लियस का मास हमेशा ज़्यादा होगा, इनके न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होगा। तो जो मास डिफेक्ट आया वही उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट इज ऑलवेज रिलीज्ड एनर्जी इज ऑलवेज, ये वाली इधर वाली एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली। ठीक है, इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, तो मैं कहूँगा बाइंडिंग एनर्जी इसकी और इसकी जोड़ के दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो ऐसे लिखा जाएगा, देखो C की बाइंडिंग एनर्जी कितनी पर न्यूक्लियन B3 और नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने X3, तो ये हो जाएगा B3 X3 प्लस D का B4 X4। ये मैंने ऐसे क्यों मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है और मैंने यहाँ पे क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मुझे अगर D की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकल के आएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर लूँ तो बाइंडिंग एनर्जी बन गई ना। तो बाइंडिंग एनर्जी, तो बाद में जितनी बाइंडिंग एनर्जी में से पहले वाली बाइंडिंग एनर्जी कम करो, हमेशा यही होगा। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी B1 X1 प्लस B2 X2। ये सीधा आंसर ऐसे लिखना है, ये तरीका है। ठीक है, हमेशा इधर वाली ज़्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी, मास इधर ज़्यादा होगा, एनर्जी इधर ज़्यादा होगी, मास वो डिसअपीयर होगा तो एनर्जी एक्स्ट्रा क्रिएट होगी। जैसे मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बताना चाहता हूँ, मेरे पास जगह यहीं है तो मैं क्यों ना यहीं पे एक क्वेश्चन बता दूँ, तुमको भी समझ में आ जाए बात। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है कि जैसे दिया है कि ये दिया 1H2 मास ऑफ, नहीं, मेरे पास क्वेश्चन ये है, कहा है Ne20 आया हुआ क्वेश्चन है, Ne20 से बन रहा है He4 प्लस 2He4 प्लस 6C12। ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन दी और कहा कि भाई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Ne की, Ne20 की है 8.03, 2He4 की है 7.07, MeV में है सब, और 6C12 की है 7.86। सही, ये क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि एनर्जी रिलीज या एनर्जी सप्लाइड जो भी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें तो ऑप्शन अलग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मेरे आगे की बताने के लिए है, मैं अभी बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनर्जी रिलीज एनर्जी सप्लाई वाला क्वेश्चन एंडोअर्जिक और एक्सोअर्जिक का बनेगा और वो आगे होगा। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं ना। हाँ देखो, ये है जैसे 1H2 प्लस 1H2, ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम एटम हैं और वो आपस में जुड़ रहे हैं और वो बना रहे 2He4 और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कहा यही एनर्जी रिलीज बतानी है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी दे दी
भाई बाइंडिंग इधर लिख देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है भाई 1H2 की है, 1H2 की, ये है 1.1 MeV और उसकी है 2He4 की, इसकी है 7 MeV में, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, तो भाई क्यू वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी, 7, ठीक है। न्यूक्लियन कितने, 4, न्यूक्लियन का तो नंबर ये होता है, तो कितनी होगी 28, उसमें से कौन सी कम करनी, इनकी। तो ड्यूटेरियम आइटम की कितनी 1.1, लेकिन ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का नंबर 2 तो डबल होगी, और लेकिन 1H2 तो 2 है तो इसकी डबल, यहाँ पे देखो ये है 28, 7 थी, 4 न्यूक्लियन थे 28, और इसमें कितना, एक की कितनी डबल हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन 2, और उतनी ही दूसरे की आएगी, तो सीधे 4 गुना ना कर दूँ, 4 × 1.1 तो कितना हुआ 28 माइनस 4.4, दिस इज 23.6। अब यही क्वेश्चन कई बार घुमा के हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो देखो ये सही क्वेश्चन है, ये सी का है, तो ये बात को समझने की कोशिश करो कि बाद वाली एनर्जी हमेशा होगी ज़्यादा, और वो एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा इसमें से इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड क्वेश्चन, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभी एनर्जी डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी दी जाएंगी, तो डायरेक्ट दी जाएंगी तो हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी जाएंगी तो हम उसको मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि मान लो इसे क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन है दिस इज 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल्स टू दिस इज 2He4 प्लस Q। 8-10 क्वेश्चन है मेरे पास जो कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तुमसे, बिल्कुल तुम कनेक्ट हो जाओगे। मास इसमें दिया है क्वेश्चन में कि मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम 1H2, इसका मास दिया है दिस इज 2.0141 AMU, ठीक है, यू करके लिख दिया। मास ऑफ हीलियम एटम, ये भी मास दे दिया 4.0024 AMU में, ठीक है, ये दिया। फिर कहा कि बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन है, ये पहले तो ये बताना है कि ये फ्यूज़न की रिएक्शन है, फ्यूज़न और फिजन क्या है ये, तो साफ सी बात है, दो छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो ये फ्यूज़न की रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा एनर्जी रिलीज, ये क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज्ड, ठीक। तो सिंपल देखो, उस एटम का मास कितना वो रहा, इस एटम का मास कितना, तो मैं तुमसे कहूँगा कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज आएगी वो ऐसे लिखो, देखो इस एटम का मास और इस एटम का, ये मास हमेशा ज़्यादा है, ठीक है, और ये मास हमेशा कम है, और ये मास कम है तभी तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, बात समझ ना, ठीक है। घुमा फिरा के सारी बातें वही हैं। तो मैं तो कहूँगा सीधे सीधे इस एटम का मास और इस एटम का मास जोड़ो भाई, Q इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से ही तो आएगा, तो Q इक्वल्स टू अब मैं सी स्क्वायर क्यों करूँ, क्योंकि AMU में मास लगा रहा हूँ। आ रही मेरी बात समझ, मैंने कहा था, मैंने बोला था डेल्टा M कितना, भाई डेल्टा M सीधी सी बात है कि इन दोनों का मास जोड़ो, इस पूरे एटम का मास ये है, तो 2 है तो डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2.0141, उसमें से कम करो इसका मास, तो इसका मास, ये तो एक एटम है हीलियम एटम, तो 4.0024, ये हुआ डेल्टा M, और इसमें मल्टीप्लाई किया 931.5, तो MeV में एनर्जी आई है। तो ये कितना हो गया, क्यों ना यहाँ लिख लूँ, 4.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2820
4 और 4.0024 तो कितना आया, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 2 0.0 ये आया। तो भाई 0.0258 इंटू 931.5 MEV तो 931। तो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भाई करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। आंसर इसका आ रहा है लगभग में 24 MEV। तो ये 930 है, तो 930 का 25% कितना हुआ, 1/4 करीब 230। ठीक है, 230 का भी कर लो 23, ठीक है 24 के आसपास आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ मैंने एनर्जी रिलीज की, बाइंडिंग एनर्जी के बाइंडिंग, वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है वो सीधे सीधे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया जाता है और बाइंडिंग एनर्जी टोटल निकाल के वो डिफरेंस निकालते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे ऐसे सीधे सीधे मासेस दिए जाएं तो मासेस में कोई समस्या नहीं भाई, इधर वाले का मास हमेशा ज़्यादा होगा, इधर वाले का मास होगा कम, ठीक है। तो ये जो मास यहाँ कम होगा उसी का करस्पॉन्डिंग एनर्जी बनती है, ठीक है। और जो मास कम होता है वही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, तभी इधर वाले की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। वही बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वाली है, पहले वाली कम वाली, वो डिफरेंस करके निकालते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए इमीडिएट यहाँ पे, एक तो हमने देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन मेरे पास और है और मैं वो क्वेश्चन अभी के अभी बताना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं चलूँगा अल्फा डिके पे। देखो क्यों ना इस एक ही लेक्चर में मैं कम से कम कुछ नहीं तो अल्फा डिके तक तो करा ही दूंगा डिटेल में, दूसरे लेक्चर में निपटा दूंगा सर। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ये है, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये बड़े प्यारे दोनों क्वेश्चन हैं यहाँ पे मेरे पास हैं। कि कहा ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इफ़ अ स्टार कन्वर्ट ऑल हीलियम न्यूक्लिय कंप्लीटली इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लिय, इफ स्टार कन्वर्ट्स ऑल हीलियम न्यूक्लिय इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लिय, ऑक्सीजन न्यूक्लिय, द एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लिय, कहा एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लिय, ठीक है ना। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, वो दे दिया है, वो है 4.0026, ये तुमको दे दिया जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लिय, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लिय वो है 15.9994 AMU, ठीक है। तो देखो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ऑप्शन भी दे दिए, 7.6 MeV, 56.12 MeV, फिर है 10.24 MeV और 23.4 MeV, ठीक है। ये है, तो देखो बहुत प्यार से एक काम करो, 2He4 से 8O16 बनाओ, तो कितने लेने होंगे, 4, ठीक है। तो देखो यहीं से फिर एनर्जी होगी ये रिलीज, ठीक है। तो सिंपल है, Q वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5, तभी तो आएगी। MEV में
तो ड्यूल टाइम कितना, ड्यूल टाइम पहले वाले का ज़्यादा, तो हीलियम, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस तुमको दे दिया, ये कितना है, इतना, तो हीलियम न्यूक्लियस तो 4 है, हीलियम न्यूक्लियस तो 4 हैं, तो हुआ 4 × 4.0026, इसमें से माइनस करो इसका तो 15.994। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? जब मासेस दिए जाते हैं तो हमेशा इधर वाला मासेस ये ज़्यादा होता है, और बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है तो इधर वाली ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? सीधा उल्टा दोनों टाइप का क्वेश्चन अपना चल रहा है, अपने कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ इंटू 931.5 MeV। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग 16 पॉइंट उधर कुछ भी, ठीक है, डिफरेंस निकालोगे तो ये छोटी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, उस पर मैंने तुमको छोड़ दिया, और ऑप्शन वो हैं तो तुम देख लेना कि क्या है, ठीक है। ठीक है, कर सकते हो ये। चलो मास डिफेक्ट मैं निकाल दूँ इतना, 16.00 मतलब 24, ये माइनस 15.4 मतलब 994, इनका डिफरेंस कितना आया भाई, 4 का 0, ये 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ 10 में से 9 हो गया 1, ठीक है, 00 4.0026, 999 है ना, ये 999 और 999 999, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 9 हो गया 1, फिर 10 में से 9 हो गया 1, फिर 10 में से 9 हो गया, अरे यार डिफरेंस करके निकाल लेना जो भी है, ठीक है, कर सकते हो ना इतना, तो ये डिफरेंस निकाल लोगे 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को जितने टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे थे वो बताने की कोशिश की, और एक और क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मासेस अगर दिए जाएँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो भी मासेस दिए जाएँ, चाहे एटॉमिक मासेस दिए जाएँ चाहे न्यूक्लियस के, ठीक है, तुम प्यार से उसके डिफरेंस से 913 ये वाला क्वेश्चन मुझको कराना है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये कुछ अजीबोगरीब इन्होंने एक बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ दिया है, एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये कुछ Z बोला है इसका नाम इसने, और यहाँ पे इसका मास नंबर दिया है, ये दिया है 5, और ये MeV में है, इन MeV, इन दिख रहा है ना वहाँ तक, MeV में है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है MeV। ये भाई ये जो पीक वाली है इसका कुछ मास नंबर दिया है 60, और ये है 8.5, ठीक है। फिर ये X और Z वाली सबसे कम, तो ये X है, ये है 90, और ये है 8, और ये और थोड़ी सी, ये है कुछ 120, और ये है कुछ 7.5, ठीक है। सारी MeV में है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है। अब इसमें ऑप्शन दे दिए, कहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियर WXYZ, नाम लिख दिए ना, ये है W, ये है X, ये Y और ये Z। कह रहा है द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, समझ लो, प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सी प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिलीज करेगी। कुछ ऑप्शन दिए, कौन कौन से, y = 2z, दूसरा ऑप्शन W
एक्स प्लस जेड डब्लू 2y, ठीक है, थोड़ा एरो ही बना देते हैं, एंड चौथा है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ये है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो एनर्जी रिलीज करेगी? बहुत आसान है, एक ही बार में समझ जाना। देखो मैं यही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है हर एग्ज़ाम में और हर जगह मिलता है देखने को अक्सर। अगर कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चन की तो उसको हर किताब में ये क्वेश्चन मिलना ही चाहिए और मिलता है। तो देखो क्या क्या अप्रोच है, क्या सोचेंगे, सुनो कि प्रोसेस दैट वुड रिलीज द एनर्जी, सीधी बात, नो बकवास, कि प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 2z। सुनो, y इज इक्वल टू 2z। अगर एक सीधी सी बात है भाई, किसी भी प्रोसेस में जो हमने सीखा है कि एनर्जी किस में रिलीज होती, कि इधर वाली एनर्जी ज़्यादा होती है। यही तो सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो मैंने कहा ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, इधर वाले की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई इधर वाले की टोटल एनर्जी निकालेंगे और इधर वाले से कंपेयर करेंगे, जिसमें भी इधर वाले की एनर्जी टोटल आ गई ज़्यादा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है सबके लिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबके लिए, तो हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, और जिसकी इधर वाली आई ज़्यादा और इधर वाली आई कम, तो उसी में रिलीज होगी। भाई राइट हैंड साइड वाली ज़्यादा आएगी, लेफ्ट हैंड वाली कम आएगी, तो रिलीज होगी। तो देखो, तो सबसे पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, तो y ये कितना, तो भाई y की टोटल एनर्जी कितनी हुई, 60 है इसका मास नंबर, और बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मैं तो कहता हूँ क्यों ना मैं पहले तब सेटिस्फाई कराऊंगा जब इनकी सबकी टोटल एनर्जी लिख ही लेता हूँ। तो सबसे पहले z की टोटल एनर्जी लिखूँ, टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल एनर्जी सबसे पहले मैं लिखता हूँ z की, z की कितनी, z की होगी 30 × 5 टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो हो गई 150। ऐसी y की लिखो, y की कितनी हो गई, 60 गुणा 8.5 कितनी हो गई, लगभग 85 कर लो, जीरो हटा के 30, 510। ठीक है, x की निकालो टोटल एनर्जी, x की 90 गुणा 8, 90 गुणा 8 कितनी हो गई, 720, और w की निकाल लो टोटल कितनी हो गई, 120 गुणा 15/2, 7.5 तो यही है, तो 60, तो 900 ये आई, इतनी तो लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब सेटिस्फाई कराते हैं पहला ऑप्शन, पहला वाला, उसमें क्या है भाई, 2z कितना, 2z की वैल्यू ऐसे ही लिख लेना, y इक्वल्स टू 2z, ये कितनी, y कितना 510, ये कितना 2z कितना 300। तो भाई ये तो गलत हुआ, इसमें तो रिलीज़ नहीं होगी क्योंकि बाद वाली कम है, पहले वाली ज़्यादा है। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ, w इक्वल्स टू x प्लस z, यही तो है, w वाली कितनी हुई 900, ये 900, x वाली कितनी 720 प्लस z वाली कितनी 150, तो ये कितनी हुई 870, ये कितनी हुई है 870। तो देखो ध्यान से, 870 900, तो ये भी गलत हो रहे हैं ये, क्योंकि उसमें भी बाद वाली कम है, बाद वाली ज़्यादा चाहिए, बाद वाली चाहिए ज़्यादा। तो अगर तीसरे ऑप्शन पे आओ, क्या है, w इक्वल्स टू 2y, w इक्वल्स टू 2y, w कितना 900 और 2y कितना, y है 510, 500 का 1000, 1020, ये सही है, सही है बिल्कुल, क्योंकि ये वाली ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा है। चौथे ऑप्शन पे आओ, चौथे ऑप्शन में क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, एक्स कितना 720, y कितना 510, z कितना 150,
तो ये हुआ 660 और ये 720, तो ये वाली ये भी गलत है, इसमें भी रिलीज़ नहीं है। तो बात समझ में आई कैसे करके किया भाई। बाद वाली टोटल एनर्जी मैंने निकाली, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद मुझको ये पता चल गया कि केवल तीसरा वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें, तो एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए ये सब हो जाता है जब, तब आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ेंगे अल्फा डिके की तरफ। ठीक है, अल्फा डिके। तो देखो अल्फा डिके, देखो अल्फा डिके क्या है। मैंने बोला था जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो टूटते हैं बिकॉज दे वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, दे वांट्स टू गो इन द स्टेबल रीजन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो वो अपने अंदर से अल्फा और बीटा गामा पार्टिकल का एमिशन करते हैं। तो उनमें से पहला पढ़ते हैं और वो है अल्फा डिके। तो देखो ZXA, इसमें से अगर कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसके चार्ज नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है, और ये 2He4+Q। दिस इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल निकला। अब जब ये अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बात को समझेंगे कि हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो Q वैल्यू एनर्जी है, अक्सर Q वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछी जाती है। वो जो Q वैल्यू, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये वाली, ठीक है। तो Q वैल्यू ऑफ एनर्जी, इस बात को समझो कि वो क्या है। इसका जो न्यूक्लियस का मास है Mn, वो है ज़्यादा, उसमें से इसके न्यूक्लियस का मास करो कम, मास ऑफ Y। ये है, ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस X, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ Y, उसमें से कम करो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ He, और इनटू 931.5। ठीक है, ये आएगी MeV में इतनी एनर्जी। ये वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो चार्ज नंबर में 2 की कमी आती है, मास नंबर में 4 की, 2He4 निकलता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। और अल्फा पार्टिकल के निकलने के टाइम पे देखो, न्यूक्लियस के अंदर पहले से वहाँ पे कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कुछ नहीं होता है, मतलब हीलियम न्यूक्लियस या कुछ भी और एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि एट द टाइम ऑफ अल्फा डिके उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी बनती है जिससे क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जुड़ते हैं, 2 प्रोटॉन जुड़ते हैं, 2 न्यूट्रॉन जुड़ते हैं, और वो जुड़ के एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर वो अंदर नहीं रह सकता, उसको इमीडिएट बाहर आना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम अभी पढ़ के आए भाई, इसके न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होगा इन दोनों के न्यूक्लियस के मास से, तो ऐसे करके वो Q वैल्यू ऑफ एनर्जी लिखी जाती है। तो ये न्यूक्लियस के मास हैं, दीज आर द मास ऑफ न्यूक्लियस, N लिखा है ऊपर, न्यूक्लियस के मास हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। मान लो mx एटॉमिक मास ऑफ ZXA, my, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ y। अरे यार x और y करके लिख लो। और MHE, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम का मास है। तो अब ये जो Q वैल्यू वाली इक्वेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि वो न्यूक्लियस के मास को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ भाई। न्यूक्लियस का मास क्या होता है, एटम का मास, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास कम किया, तो इसको लिखा जाएगा mx - ZME।
ऐसे किया भाई, ये एटम है ना, तो ये उसके न्यूक्लियस का मास है, तो न्यूक्लियस का मास कैसे लिखा जाए, उसमें Z, इसमें Z इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से Z इलेक्ट्रॉन कर दिए कम। अब क्या माइनस है बीच में, माइनस लिखा। Y के न्यूक्लियस का, तो Y में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मास ऑफ Y लिखो और उसमें से कम करो Z-2 Me। देख लो ध्यान से, इक्वेशन लिखने का तरीका, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि Z-2 Me। भाई इसके न्यूक्लियस का मास है, कैसे लिखा जाएगा, एटम का मास My, उसमें से कम करूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन उन सबको कम कर दो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, Z-2, तो Z-2 कम किया। और लास्ट में क्या है, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम एटम का मास, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ हीलियम, और उसमें से भी मैं क्या कम करूंगा, माइनस। भाई हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो मैं 2Me कम करूंगा, ऐसे लिखूंगा पूरा ना, ठीक है। थोड़ा दूर चला गया है लेकिन करा क्या जाए, देखो Mx माइनस ZMe माइनस My माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस ZMe माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस का 2Me माइनस हीलियम और माइनस माइनस प्लस का 2Me, तो 2Me ये कट गया, ZMe ये कट गया, Q वैल्यू आई Mx माइनस My माइनस MHE इंटू 931.5 MeV, ये Q वैल्यू है, 931.5 सब जगह चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब भाई अगर न्यूक्लियस के मास दिए जाए तो सीधे सीधे न्यूक्लियस के मास के डिफरेंस निकाल लो, अगर न्यूक्लियस के मास ना दे के एटॉमिक मास दिए जाए तो एटॉमिक मासेस के डिफरेंस, सेम इक्वेशन प्राप्त होती है। देखो ध्यान से, सेम इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो दिया जाए उससे निकाल लो, ये बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद एटॉमिक मासेस के टर्म्स में ड्राइव करते हैं, तो वो ड्राइव करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्यू वैल्यू, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा इस टाइप की इक्वेशन में क्यू वैल्यू तुमसे पूछी जाए, क्यू वैल्यू किसी इक्वेशन पूछी जा सकती है बट अल्फा डिके में अक्सर पूछी जाती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ तक हम कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात है यहीं अल्फा डिके में, वो है कि देखो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इस बात को समझना, जैसे ये जो x था, x था रेस्ट पे, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल निकला तो मान लो अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ निकला, तो जो रिमेनिंग y है y इधर जाएगा। क्यों भाई, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा प्रोसेस में, मोमेंटम कंजर्व होगा तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम 0 कैसे होगा, एक इधर लेफ्ट साइड जाएगा अगर, तो दूसरा राइट साइड जाएगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक इधर गया तो इधर जाए, तो वो मूव करते हुए निकलता है। भाई इसके अंदर से निकलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, कुछ मोमेंटम होगा, तो जितना मोमेंटम ये, दिस इज जस्ट लाइक जैसे कि गन से बुलेट निकलती है, तो भाई बुलेट निकलेगी तो गन पे भी तो झटका लगता है पीछे की तरफ, तो वही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सीधा इन दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा, मोमेंटम ऑफ स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूँ तो p इज इक्वल टू √2k 2m के होता है, तो 2m k इज इक्वल टू 2m k कट गया, मास के वाई इज इक्वल टू एम एल्फा ओवर एम वाई इंटू के एल्फा, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी बात जरूरी काम की, जो क्यू वैल्यू होती है, जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नॉट डिफरेंट, दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू। मीन्स क्यू वैल्यू कोई अलग एनर्जी नहीं है, दैट इज ऑलवेज possessed by both the particle these two in the form of its kinetic energy। तो कहने का मतलब जो Q वैल्यू है
वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का सम है, ठीक है। तो मैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई की जगह मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एम बाय ओवर एम अल्फा प्लस एम बाय, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आएगी। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई निकाली जाए तो क्यू मास ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई, ये दो है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने मान लो करंट डिवाइडर पढ़ाया था मैंने रजिस्टर के केस में, मैंने कहा था भाई करंट डिवाइडर क्या है, भाई टोटल करंट का पार्ट था। I1 इज इक्वल टू क्या होता था, I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, ऐसे करके होता था। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज द पार्ट ऑफ अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्यू का पार्ट, तो टोटल एनर्जी तो रहेगी, लेकिन काइनेटिक फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, अल्फा की निकालोगे तो मास आएगा वाई का, नीचे तो दोनों का आना ही है, वो तो दोनों में आना है, टोटल एनर्जी तो दोनों में आनी है क्योंकि उसी के पार्ट है। अब सीधी बात ये है कि, और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मान लो अगर इसका अल्फा का मास है 2 और इसका है 98, समझ, अगर पहले का मास 100 था तो इसका 2 होगा, इसका 98 होगा, जिसका 98 होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई की काइनेटिक एनर्जी कम कैसे आएगी, मास अल्फा का है तो मास उसका कम है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, भाई मास इसका कम है तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी कम होगी ना, उल्टी है। तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इक्वेशंस तुमको बनानी आनी चाहिए, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन देख लो, मैंने कहाँ से शुरुआत की, मोमेंटम कंजर्वेशन से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ही टोटल क्यू वैल्यू है, उन दोनों का सम, ठीक है, और इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं देखो एक बात और समझो नोट करके, होता क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं, पता कैसे चलता है कि वो अल्फा पार्टिकल निकला, भाई किसी भी मान लो यूरेनियम 238 के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकला, कैसे पता चलता है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर उनको मैच कराते हैं प्रॉपर्टी से अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। तो जैसे उस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल निकला उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, अरे हमको तो पता चल चुका है भैया वो अल्फा है, ठीक है, लेकिन बात क्या है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजा। अब मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे करके आया, ऐसे एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर फोर्स लगेगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो ज़्यादातर तो सेम रेडियस का पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी रेडियस हो गई ये r, ये उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो भाई मैग्नेटिज्म वाली इक्वेशन है r इज टू mv ओवर qb, हमने पढ़ी थी mv ओवर qb। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो p है ये रूट 2 m k ओवर qb। और सबको पता है मास ऑफ अल्फा जो है 4 टाइम ऑफ यूनिट मास है और चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम ऑफ यूनिट चार्ज है, ठीक है, ये सब जानते हैं इतना। तो ये रेडियस है। अब सोचो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले, मान लो 100 अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, तो 100 अल्फा पार्टिकल में मान लो 98 अल्फा पार्टिकल ने इसी पाथ को फॉलो किया कि यही रहा बिल्कुल यहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा अलग लाइन इसलिए बना रहा हूँ कि देखें कि बहुत सारी लाइनें, अभी एक ही लाइन के ऊपर बनाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे वो काफ़ी क्लोज बनाइए। इसका मतलब ये है कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो उसी रेडियस के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या है, देखो भाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो बदला नहीं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बदला नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हमने बदला नहीं, क्या बदला हुआ, काइनेटिक एनर्जी। अगर रेडियस कम हुई, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे करके गया, कोई अल्फा पार्टिकल ने ये वाला ट्रैक फॉलो कर लिया है ये, ठीक है, तो उसकी
रेडियस तो हो गई कम, और अगर उसकी रेडियस कम हो गई तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रही होगी। तो ऐसा कब होता है? होता है ऐसा प्रैक्टिकली वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो वो सेम रेडियस का पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ उससे कम फॉलो करते हैं। तो उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक ये था कि देखो जेड एक्स ए z माइनस 2y a-4 प्लस 2he4 प्लस q प्लस गामा रे फोटोन। कभी कभी क्या होता है कि एक अल्फा के साथ साथ एक फोटोन निकल जाता है कुछ एनर्जी का, गामा रे ये फोटोन है भाई, लेकिन फोटोन के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। तो वो एनर्जी आई तो यहीं से, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हुई होगी। समझ रहे ना भाई? एक बात बताओ, पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी दोनों को जोड़ के, कि अल्फा की कुछ रही होगी, मान लो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी रही होगी 30 और मान लो वाई की रही हुई 70, दोनों जोड़े 100 हो गई। अब हुआ क्या कि 100 तो अभी भी है, लेकिन वो 100 सब मिला के है कि अल्फा की काइनेटिक एनर्जी, वाई की काइनेटिक एनर्जी और गामा रे फोटोन की काइनेटिक एनर्जी सब मिला के 100 है। लेकिन गामा रे फोटोन भी दो एनर्जी थोड़ी सी 200 में से 2 MeV लेके भाग गया, तो एनर्जी तो कम हुई ना। अब एनर्जी अगर कम हुई तो अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी के ही पार्ट से तो अल्फा की आ रही है। अब टोटल एनर्जी में से कुछ कुछ गामा रे फोटोन लेके भाग गया, तो कुछ बची ना, कुछ कम हुई, और कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हुई, इसीलिए वो रेडियस कम हुई। तो कभी कभी जब अल्फा डिके होता है तो उसके साथ गामा रे फोटोन निकल जाता है, तो जब भी गामा रे फोटोन निकलेगा तो वो रेडियस कम हो जाएगी, और वो जितनी ज़्यादा एनर्जी का निकलेगा उतनी ही रेडियस कम हो जाएगी। वो मैंने रिलेट कर दिया कि रेडियस काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा तो डिपेंड करती है टोटल एनर्जी पे। अब टोटल एनर्जी ही कम हो गई, कैसे कम हुई? क्योंकि टोटल एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी लेके भाग गया फोटोन। ठीक है, तो सिंपल जो Q है Q डैश, वो Q माइनस गामा रे फोटोन ये हो जाए। तो सिंपल K अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा Q माइनस गामा रे इंटू मास ऑफ Y, सब कुछ वही, बस वो एनर्जी जो वो लेके भाग गया ना उसको हटा दो। जो Q था टोटल उसमें से वो कम कर दो। जैसे पहले 100 का पार्ट बनाते थे, अब 98 का बनाएंगे ना, और 98 कैसे निकालेंगे? 100 में से जो 2 वो लेके भाग गया, तो 100 था पहले, अब वो 2 लेके भाग गया, तो ये 98 है, और 98 के ही पार्ट बन रहे हैं। अगर मैं Y की निकालूंगा तो भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, गामा रे इंटू मास ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज एक्सट्रीम लेवल। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा इस पे अगर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ पे अल्फा डिके की कहानी है। अल्फा डिके के टाइम पे जो मैंने तुम लोगों को बोला था कि अल्फा डिके के टाइम पे क्या होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके वहाँ पे कुछ तो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या है, एक अल्फा पार्टिकल बना लेते हैं। और अल्फा पार्टिकल जब वो बना लेते हैं तो वहाँ से तो देखो तो यहाँ तक अल्फा डिके करा दिया। एक क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगा ज़रूर थोड़ी देर में, ठीक है, और तुम लोग इसको नोट करो तब तक। देखो एक ही क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया कि क्वेश्चन में बोला, देखो क्या है कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220 इनिशियली मास नंबर 220, ठीक, एट रेस्ट, पहले ये था रेस्ट पे, emits an alpha particle, emits an alpha particle if Q value of reaction is का if Q value
of reaction is 5.5 MeV। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। देखो का इनिशियली मास नंबर 220 पहले रेस्ट पे था और फिर उसके बाद तो देखो सिंपल, मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई। भाई कोई रहा होगा, उसका मास नंबर x था, 220 था, उसे 2He4 निकला प्लस y बना कितना 216 का प्लस क्यू वैल्यू, कुछ ऐसी इक्वेशन बनी होगी। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम y ये दोनों तो बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक, क्यों ना डायरेक्ट लिख दूँ। अब तो हमको इक्वेशन पता है ना कि अगर मुझे काइनेटिक है नहीं, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज इक्वल्स टू टोटल क्यू वैल्यू मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन थे, ऑप्शन भी लिख ही दे रहा हूँ। ऑप्शन है 4.4 सब MeV में, 5.4, 5.6 और 6.5 ऑल MeV में। तो Q वैल्यू कितनी भाई 5.5 है इंटू मास ऑफ Y कितना है, मास ऑफ y है 216। ठीक है, दोनों का सम भाई टोटल मास तो 220 ही रहेगा। तो ये कितना हुआ, हटाओ 10 ले लो, 55 से 4 हो जाएगा और 4 से दिस इज 5.4 MeV। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, अच्छे से याद रखना, ये है आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, उसमें तुम भी कैलकुलेटर लेके बैठना और मुझे भी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार करने के लिए तो कैलकुलेटर यूज़ करोगे, बाकी अपना सीखना। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और लास्ट क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूँ, फिर मैं बीटा डीके पढ़ाऊँगा। देखो इसमें क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज क्वेश्चन, इसमें बोला है द अ न्यूक्लियस एक्स इनिशियली एट रेस्ट, अ न्यूक्लियस एक्स इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है ना, अंडरगोज अल्फा डिके, undergoes alpha decay according to equation (92x a is equals to zy 238 plus alpha। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड, पहला क्वेश्चन। फाइंड ए एंड जेड, और दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का है द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस इन द एबव प्रोसेस इज फाउंड टू मूव इन द सर्कुलर ट्रैक। इफ अल्फा पार्टिकल गोज एट सर्कुलर ट्रैक of radius r is equals to 0.11 meter in uniform magnetic field, in uniform magnetic field B is equals to 3 Tesla. Find the energy released during the process and binding energy of parent nucleus. Find energy released and binding energy of parent atom। इन्होंने मासेस दिए हैं कुछ, मैं वो मासेस यहाँ लिख देता हूँ। इन्होंने मास ऑफ y दिया है, वो दिया है 228.03 AMU। मास
ऑफ न्यूट्रॉन दिया है वो दिया है 1.009 U। फिर दिया है इन्होंने मास ऑफ हीलियम 2He4 का 4.003 AMU। ठीक है, ये AMU में जो U है उसके नीचे मैं कुछ बना देता हूँ जिससे वो 4 ना लग जाए तुमको कहीं। और मास ऑफ 1H1 प्रोटॉन का मास होगा ये, वो होगा 1.008 U। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, ये हीलियम एटम का मास है और ये वाई का मास है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का मास है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो अब एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या कहा है, क्या पूछा है। बड़ा क्वेश्चन है, ये इसलिए करा रहा हूँ कि इससे तुम्हारी पूरी कहानी तुमको समझ आ जाए। का एक न्यूक्लियस है X, ठीक है, और वो अल्फा डिके होता है उसमें, और उसमें अगर अल्फा डिके होता है तो अल्फा डिके में जो अल्फा पार्टिकल निकलता है वो सर्कुलर ट्रैक पे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी रेडियस 0.11 मीटर आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला। कहा है एनर्जी रिलीज कहानी बताओ, और पेरेंट एटम जो है वो 92XA, उसके बारे में उसकी बाइंडिंग एनर्जी बताओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखना जरा ध्यान से। देखो ये इसके बारे में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं कि ए की वैल्यू कितनी, ये 234 और ये अल्फा पार्टिकल 2He4 तो 238 और 4 42, ये 242 हो जाएगा। तो यहीं लिख देता हूँ, ए जो कोस्ट कितना आएगा 242, और ये Z है ये 92 है, तो वही मास नंबर बैलेंस रहता है तो ये 90 हो जाएगा। Z = 90, क्योंकि ये अल्फा है 2He4 है, तो 4 यहाँ आ गया, तो 38 और 4 42 होना चाहिए, और 92 में से यहाँ 2 आ गया तो 90 यहाँ होगा। ठीक है, तो अब आते हैं, तो देखो हमने पढ़ा है रेडियस होती है √2mk/QB, तो मैं कहूँगा R² = 2mk/Q²B²। देखो R² 0.11 × 4, Q = 2E, तो 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻38 × 9 / 2। मास ऑफ अल्फा ये है 4.003 × 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू, ये तो आएगी काइनेटिक एनर्जी जूल में, तो इस जूल को डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻13 से, तो ये आएगी MeV में। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा आ जाएगी लगभग में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा अगर पूरी कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं एक बार, तो कैलकुलेशन देखो कर रहे हैं प्यार से कि 0.11 × 0.11 ये आया इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 9 ये आया भाई। एक 1.6 तो कट चुका है, एक 1.6 तो कट चुका है, तो ऊपर आया 0.696 इंटू 10⁻⁻38, और नीचे 2 इंटू 4.003 इंटू 1.67 13.37 इंटू, देखो 10⁻27 और 13 कितना हो गया 40, और 40 जाएगा ऊपर, तो 10⁻40 MeV में आ गया। अब ये तो 10⁻2 हो ही गया इंटू, अब इसको कर लो 0.696 डिवाइडेड बाय 13.37, तो आया 0.052 MeV में, तो आ गया 5.2 MeV में, ये आ गई 5.2, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है टोटल क्यू वैल्यू मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई। तो क्यू वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू टोटल मास है 242 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई है 238। तो 242 डिवाइडेड बाय 238 1.01 मल्टीप्लाई बाय 5.2 तो 5.28 अप्रॉक्सीमेट क्यू वैल्यू आएगी। इतनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होगी MeV में। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर है एनर्जी रिलीज़ 5.3 MeV 5.28 या 5.3 वो अप्रॉक्सीमेट बराबर है। ये तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया कि फाइंड द एनर्जी रिलीज़, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। मैग्नेटिज्म वाली इक्वेशन यूज हुई है उसी से सिंपल, बाकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आ रहा है कि एन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम निकालने का तरीका क्या है, सुनो। देखो क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी तो आ गई, अब तुम इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, डाटर न्यूक्लियस की, इसकी और अल्फा पार्टिकल की। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगी, इसको मिटा सकता हूँ। इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी अगर निकाली जाए तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कैसे, देखो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू आएगी मास डिफेक्ट से। ठीक है, तो मास डिफेक्ट कितना, देखो इसमें कितने प्रोटॉन 92, तो 92 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास कितना है 1.008। ठीक है, प्लस कितने न्यूट्रॉन, तो 242 में से 92 कम करो तो 242 माइनस 92 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.009। ठीक है, ये हो गया। अब ये आया ये तो मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स आया। भाई इधर न्यूक्लियॉन तो इतने ही होंगे, मास नंबर तो कंजर्व है, तो इसमें से कम करो किसका मास, इसमें से कम किया मास ऑफ वाई 228.03 और उसमें से कम किया मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 4.003। ठीक है, तो यहाँ से ये सब करने के बाद उसको किया 931.5 से मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तरीका मैंने तुमको बता दिया है कि कैसे करके करेंगे। ये मतलब डॉटर न्यूक्लियस की आ गई, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मेरे पास अभी है ही नहीं, तो मैं लिखूँगा कहाँ से। तो बाइंडिंग एनर्जी ये आ गई। ठीक है, अब ये पूछा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम, तो समझना, देखो जो हमने सीखा है कि एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज्ड हमने सीखा है वो क्या है, एनर्जी रिलीज्ड जो होती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर इधर वाले की माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम इधर वाले की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट एटम कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर में से एनर्जी रिलीज कम करो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस क्यू वैल्यू, ये देखो। तो कहने का मतलब जो भी इसकी कैलकुलेशन आती है, अगर इसकी कैलकुलेशन मान लो कुछ भी आ जाती है, ठीक, इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे पास जैसे ये वाली आई थी 5, ठीक है 5.28 आई थी,
और इसकी आ जाती है कुछ 6 पॉइंट या 5.8 आ जाती है, तो उसका डिफरेंस, तो बाइंडिंग एनर्जी तो वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन ये बता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इक्वेशन ये है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि यार एक बात बताओ, एक मिस्टेक हुई, वो ये 228 था, मैं यही देख रहा था, ये 228 था, तो 228 और 4 ये 232 आ जाएगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे भी 232 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे भी कुछ, अगर ये 238 माना था तो ये भी 238 के आसपास आना चाहिए, तो वो थोड़ा मिसकंसेप्शन लगता, बाकी लॉजिक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वैल्यू थोड़ी सी गलत लिख गई थी, तो उसको सही कर लेते हैं। तो हमको सब कुछ पता चल चुका है, और मास नंबर, चार्ज नंबर, बाकी इससे पहले वाले में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, जो मैंने रेडियस वाला बताया, तो वो तुम देख लेना, और इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, बाकी बीटा डी के बाद में पढ़ाऊँगा, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।